कि यूक्रेन का निर्यात रुकने से न सिर्फ यूरोप में हालात बिगड़ेंगे बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी वो बड़े पैमाने पर दूसरे देश को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन बंदरगाह वाले शहरों पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन को ये सामान दूसरे देशों में भेज पाना आसान नहीं होगा। यानी कि यूक्रेन से इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाले खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाने से यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर अब संकट लगातार खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और रूस काला सागर में यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही ठप करके अपने इस प्लान को कामयाब बनाने में जुटा हुआ है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल के एक एंकर ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जिस एंकर ने धमकी दी उनका नाम व्लादिमीर सलयोव है, जिन्होंने पुतिन को प्रचारक भी उन्हें माना जाता है। लेकिन अपने इसी एंकर की हत्या की साजिश का रूस ने कुछ दिन पहले दावा किया था और बताया था कि व्लादिमीर सलयोव को मारने की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के एक आतंकी संगठन को सौंपी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस दावे के ठीक 2 दिन बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के हेड से बातचीत के दौरान सरकारी न्यूज चैनल के इस एंकर ने टीवी पर ब्रिटेन को धमकी दे दी। मौका था रूस की नई मिसाइल सरमत 2 के सफल परीक्षण का, जिसे व्लादिमीर सलयोव ने ब्रिटेन को उड़ाने की बात कह डाली। सरमत 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे पर जाकर तबाही मचा सकती है। बताया गया कि शुरुआती परीक्षण में इस मिसाइल ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। रूस के न्यूज एंकर की तरफ से ये धमकी ब्रिटेन को इसलिए दी गई क्योंकि वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका बाजी मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों से जारी जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को जीत नहीं सका है, या यूं कहें कि पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने में अभी तक नाकाम रही है और कई इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे तक धकेल चुकी है। हालांकि इस जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना के सामने यूक्रेन पिछले 64 दिनों से खड़ा है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हथियारों की सप्लाई की जाए तो वो रूस को अपने इलाकों से खदेड़ सकता है। हालांकि जब 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था तो उस वक्त अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस को कमजोर करने के लिए सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन को अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हथियार भी दिए थे। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की के बार बार कहने के बाद भी अमेरिका और नाटो ने युद्ध में उतरने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब जंग में यूक्रेन ने अपने दम पर रूस की सेना का मुकाबला किया और जिस तरह से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, उसे देखकर कीव का किला बचाने में ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे अमेरिका ने भी अपना रुख बदल दिया, जिसके बाद अब अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन को और ज्यादा आक्रामक हथियार सप्लाई करने में जुट गए, जिसके दम पर यूक्रेन रूस के सामने सीना तान के खड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका को लगता है कि इस जंग में यूक्रेन अपने क्षेत्र की न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि रूस को भी हरा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ बनाने में जुटे हैं और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन 2 महीने से जारी जंग के बाद भी पुतिन ज़ेलेंस्की को घुटने पर नहीं ला सके हैं। इसी वजह से रूस दक्षिणी यूक्रेन को जीतने में जुटा है। इसके अलावा वो पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि अमेरिका रूस के इस विस्तारवाद प्लान पर पानी फेरने के लिए यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है, ताकि रूस को रोका जा सके और जंग में यूक्रेन की जगह रणनीतिक तौर पर उसकी जीत हो। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत को न सिर्फ बचा पाएगा बल्कि फिर से वो नाटो के जरिए पूरी दुनिया पर एक तरह से राज भी करेगा। क्योंकि पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए नाटो को बनाया था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी इस सैन्य संगठन को खत्म नहीं किया गया, बल्कि रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों ने इसका विस्तार किया। यही नहीं, रूस पर नकेल कसने के लिए पोलैंड,
रोमानिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे यूरोपीय देशों को नाटो में जगह तक दे दी गई। इसके बाद यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की जिद ठान ली, जो रूस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता तो इस सैन्य गठबंधन की सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती, जो जंग शुरू होने की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को यूरोपीय देशों से करोड़ों डॉलर के हथियारों का ऑर्डर मिलना तय है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन इस युद्ध से आने वाले कई दशकों तक यूरोपीय देशों में रूस को लेकर एक भय हमेशा बना रहेगा। डोनेट्स्क इलाके में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर खलबली मचा दी। रूस ने दावा किया कि उसने एक दिन पहले यूक्रेन के हवाई हमले का बदला चुका लिया और यूक्रेन के सीने पर एक साथ कई जख्म दिए। सामने आए वीडियो में रूसी एयरक्राफ्ट यूक्रेन की जंगी गाड़ियों के ऊपर मंडराते दिखे। मौका मिलते ही उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके निशाने पर थी यूक्रेन की फौज। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। बदले की आग में झुलसता रूस यही नहीं रुका, उसने हवा से खौफ बरसाने की इस कार्रवाई को एक कदम और बढ़ाते हुए यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोप विवाद में घिरी अपनी खिलाड़ी का सम्मान किया। उन्होंने 16 साल की इस रूसी खिलाड़ी पर ड्रग्स लेने के आरोप पर सवाल उठाए, जो डोप विवाद की वजह से बीजिंग में इसी साल फरवरी में हुए विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई थी। पुतिन ने साफ किया कि फिगर स्केटिंग में कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स की मदद से अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकता। Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь. असल में विंटर ओलंपिक्स में कमिवो वालीइवा टीम इवेंट में गोल्ड जीत चुकी थी, लेकिन इस जीत के अगले ही दिन पिछले साल दिसंबर में हुए उनके डोप टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, जिसमें उनके पॉजिटिव मिलने का दावा किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल सेरेमनी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। और इस बीच यूक्रेन युद्ध में पुतिन के नए गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए रूस ने खास तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने अब अपने लोगों के लिए राजनयिक पासपोर्ट बनवाने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पासपोर्ट जिसका इस्तेमाल करने में कई देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और खबर है कि रूस का विदेश मंत्रालय इस तरह के करीब 2.25 लाख पासपोर्ट छपवाने का आदेश जारी कर चुका है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी विदेश मंत्रालय में करीब 15,000 कर्मचारी हैं और उनमें भी सिर्फ 3 में 1 कर्मचारी को ही राजनयिक पासपोर्ट जारी हो सकता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई कि पुतिन की अपने लोगों को किन देशों में भेजने की योजना है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कानून के तहत वहां की खुफिया एजेंसी FSB के कर्मचारियों को राजनयिक पासपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब उन्हें किसी खास मिशन को अंजाम देने के लिए दूसरे देश जाना हो। एक तरफ ब्रिटेन ने यूक्रेन को काला सागर में रूस की ताकत से सावधान किया, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से खतरनाक डॉल्फिन काला सागर में तैनात किए जाने की खबर है, जिसकी जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से सामने आई। ऐसी तस्वीरों के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दावा किया है कि काला सागर में अब रूस की फौज की डॉल्फिन तैनात है। काला सागर में क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। क्राइमिया से दक्षिणी यूक्रेन का तट लगता है, जो रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम है। जो दिखती तो आम डॉल्फिन जैसी ही है, लेकिन होती बेहद खतरनाक है। दावा यह है कि रूस की सेना के लिए काम करने वाली इन डॉल्फिन का सबसे पहला काम होगा दुश्मन की जासूसी करना। अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरें जारी कर इसका दावा किया है। ये ऐसी डॉल्फिन है जिन पर वहां की फौज ने वाटरप्रूफ कैमरा बांधा हुआ था। ऐसा कैमरा जिसमें समुद्र में होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके। लेकिन यूक्रेन के लिए खतरा केवल ये डॉल्फिन नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का दावा तो ये है कि काला सागर में रूस की 20 से ज्यादा सबमरीन है और जहाजों का ऐसा जाल है कि वहां रूस की ताकत को कम करके आंकना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। खास तौर पर ब्रिटेन ने ये चेतावनी तब दी जब एक दिन पहले ही यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे का दावा किया था।
इसके बाद ही दावा किया जाने लगा कि काला सागर में रूस की ताकत कम हुई है। स्नेक आइलैंड को रूस के समुद्र में कम होते दबदबे का सबूत माना जा रहा था। हालांकि रूस की नौसेना ने मॉस्को के डूबने के बाद से ही अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। खबर है कि जिस जगह पर मॉस्को डूबा उसके पास तो रूस की नौसेना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जहाज का मलबा ढूंढने के लिए चला रही है। उधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर केवल हथियारों से नहीं बल्कि साइबर हमला भी किया, यानी रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। पहले भी खबर आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन की कुछ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट हैक की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिपोर्ट रिलीज की उसमें भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जनता की सोच बदलने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए फैलाई जाती है अफवाहें या यूं कहे कि फेक न्यूज, जिसका सबसे अहम जरिया होते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया। और ये बताया कि कैसे यूक्रेन को हाइब्रिड वॉर में झोंक दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, ये दावा भी किया गया है कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र किया गया और बताया यह गया कि कैसे उस दिन एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन का संचार व्यवस्था को चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी थी और आर्मी से इनका सीधा संबंध था। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन को मानसिक तौर पर कंगाल करने की थी, जिसके लिए उसके एजेंट कई सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में वो ज्यादा एक्टिव हो गए। यही नहीं, दावा किया गया कि 24 फरवरी के बाद रूस के एजेंट सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने युद्ध शुरू होने के तीसरे हफ्ते में ही उन्होंने न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी डेटा चुरा लिया। हैरानी की बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ साइबर अटैक नाटो देशों पर भी हुए, यानी यूक्रेन ने हाइब्रिड वॉर में नाटो देशों को भी नहीं बख्शा। इस बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा ये किया है कि रूस की मिसाइलों में उनके देश में बनी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किया और ये बताया कि यूक्रेन में रूस जिन क्रूज मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है उसमें ब्रिटेन में डेवलप की गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन जेड नाम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की क्रूज मिसाइलों में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड लगाए गए हैं वो ब्रिटेन में बनाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन से जंग में रूस के खिलाफ खड़ा ब्रिटेन अब तक दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन को तबाह कर देने वाली रूसी मिसाइलों को ब्रिटेन से ताकत मिल रही है? रिपोर्ट की माने तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तकनीक को किसी और के जरिए रूस तक पहुंचाया जा रहा है। और इसका शक जताया जा रहा है चीन की कंपनियों पर। वही चीन जो हमेशा रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध में भी चीन ने रूस के हमलों को कभी गलत नहीं ठहराया। तो उसी चीन पर अब ब्रिटेन ये शक जता रहा है कि वहीं से उसकी तकनीक रूस तक पहुंची, क्योंकि चीन की कंपनियों ने ब्रिटेन से वो तकनीक खरीदी थी, लेकिन अब वो रूस तक जा पहुंची। यानी पहले मिसाइल में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड ब्रिटेन से खरीदे गए, इसके बाद उन्हें चीन लाया गया और फिर उन्हें रूस पहुंचा दिया गया और रूस अब उसी तकनीक का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी साफ कर दिया कि उनका देश इसे लेकर गंभीर है और वो ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे आगे रूस को उनकी कोई भी तकनीक नहीं मिल पाए। उधर यूक्रेन की जंग में ढेर हो चुके रूस के टैंकों की गिनती 1000 के करीब पहुंच चुकी है। एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 31 टैंकों को ढेर करने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि रूस के कई टैंकों के पुर्जे तो हमले के बाद उड़ते हुए इमारतों की छतों तक पहुंच गए, जिनकी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ चुकी है। एक घर की 5वीं मंजिल से टैंक के पुर्जे बरामद हुए तो किसी इमारत की दूसरी मंजिल से इसी तरह के पुर्जे मिले। जो पुर्जा इतनी ऊंचाई तक उड़ता हुआ गया वो टैंक का टरट है जो टैंक के ऊपर लगा होता है।
जो रूस का ही नहीं बल्कि हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का ध्यान खींच रहा है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि आखिर हमले के बाद किसी टैंक का पुर्जा 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ता हुआ कैसे जा सकता है। उससे भी बड़ी हैरानी ये है कि हर धमाके में टैंक का केवल टरट ही क्यों उड़ता हुआ दिखता है। कुछ जानकारों ने दावा ये किया है कि जब टैंक के अंदर तापमान बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता है। ये दबाव बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगता है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन की सेना उसके भ्रमजाल में ऐसी फंसी कि उसके सैकड़ों टैंक और एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन की जंग की एंट्री तीसरे महीने में हो चुकी है और रूस की भारी भरकम सेना अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। उल्टा यूक्रेन के दावों को सुनकर तो ऐसा लगा कि पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की के भ्रमजाल में फंस चुकी है। यूरो एशिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन ने 26 अप्रैल तक रूस के 800 टैंक, 170 एयरक्राफ्ट और करीब 20,000 सैनिकों की मारने का दावा किया है। लेकिन यूक्रेन का ये कहना है कि उसने भी रूस को कांटे की टक्कर दी और उसे जीतने नहीं दिया। ये तो सभी को पता था कि रूस के पास हथियारों की ऐसी खेप है जिसके आगे कोई दुश्मन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि रूस के बड़े बड़े हथियारों और मिसाइलों को उसकी छोटी मिसाइलों और हथियारों ने धूल चटा दी। उसने इससे जुड़े बड़े बड़े दावे भी किए और कहा कि पुतिन पिछले हफ्ते ये घोषणा करना चाहते थे कि उन्होंने यूक्रेन पर बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यूक्रेन ने चुपके से चाल चली और कामिकाज़े ड्रोन की मदद से रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। और आपको बता दें कि अपने हथियारों को छिपाने के नए नए तरीके इस बार ढूंढे जा रहे हैं और अब तक रूस की सेना अपने हथियार छिपाने के लिए एक ऐसे कैमोफ्लेज यानी कि एक ऐसी शीट का इस्तेमाल कर रही थी जो उन्हें इंफ्रारेड और दुश्मन के रडार से बचाकर रख रही थी। जानकारी ये मिली है कि रूस की सेना का ये कैमोफ्लेज एक सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है जो हथियारों को ऊपर से कवर करती है। ये मटेरियल टैंकों को थर्मल रेडिएशन से बचाता है। यही नहीं, इसका रंग टैंकों के रंग से इतना मिलता जुलता होता है कि दुश्मन की नजरें धोखा खा जाती है। और उधर यूक्रेन से जंग में रूस के बेहद कमजोर होने का दावा किया गया। अमेरिका की द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक रिसर्च संस्था से जुड़े रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का ये मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को कई साल पीछे धकेल दिया है। और उन्होंने ये दावा किया कि आगे आने वाले कई सालों तक रूस की फौज कोई जंग नहीं लड़ पाएगी क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसे इतना नुकसान पहुंचा है कि रूस को अपनी सेना के लिए हथियार और उसकी जरूरत का दूसरा सामान बनाने में कई साल लग जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के लिए डोनबास की लड़ाई भी अब मुश्किल होने वाली है क्योंकि रूसी फौज के पास जरूरी हथियार कम होते जा रहे हैं। इस पर जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहे यूके के रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं अब लगभग एक दूसरे के बराबर पहुंच चुकी है। यूएन की संस्था IAEA ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष ने चेर्नोबिल प्लांट पर रूस के कब्जे को बेहद खतरनाक बताया था और कहा था कि रूस की साजिश चेर्नोबिल प्लांट को बम से उड़ाकर पूरे यूरोप को तबाह करने की थी। और अब उन्होंने एक और डराने वाली बात कह दी। IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने देना चाहिए क्योंकि यूरोप का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे हैं। ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज भी सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला ना करे क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले अपना खौफ दुनिया को दिखा भी दिया था। Прямо сьогодні вони запустили 3 ракети проти України так, जिसके बाद IAEA के अध्यक्ष ने इच्छा जाहिर की कि वो ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना चाहते हैं।